हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना। मैं संतोष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं एमसीक्यू सिटीजनशिप चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू आपके सामने रखूंगा। टोटल जिसमें 20 क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंड इस इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप इस पूरे चैप्टर को अपने क्लियर कर सकते हो और यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को जो है 1949 के तहत लागू किया गया था। 1949 में लागू किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि 1949 में ही सॉरी आपको सबसे पहले तो पता है कि 1949 में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, तो उस माध्यम से क्या किया गया था कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 9 तक को जो है एट इंस्टेंट 1949 में ही लागू कर दिया गया था। ये एसएससी के तहत 2013 में एसएससी के द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या है? जिसका आंसर है 1949। क्या है? 1949। तो सबसे पहले जो है भारत में नागरिकता को जो है 1949 में लागू किया गया था। अगर आपसे आर्टिकल भी पूछते तो 5 से लेकर 9 आर्टिकल को 1949 में एट इंस्टेंट जो है लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने है कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता के संबंध में जानकारी मिलती है? तो आप लोगों को सबको पता है कि भाग 2 में जो है हमें नागरिकता के विषय में जानकारी मिलती है। क्या है? भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में इसे इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है? और नागरिकता जो है लिया कहाँ से गया है? तो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। इस किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। इंडिया में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप किस तरह का सिटीजनशिप है? तो यहाँ पर एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है? यहाँ पर किस तरह का सिटीजनशिप है? यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप अमेरिका जैसे कंट्री में डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, ठीक है? तो हमारे इंडिया में कैसा सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? नागरिकता का जो आर्टिकल है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक का है। मैं अभी मतलब एक-एक करके आर्टिकल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले सवाल में खुद ब खुद ये 5 से लेकर 11 तक आपके सारे आर्टिकल्स क्लियर हो जाएँगे। तो यहाँ तक आपको होप पता होगा कि भाग 2 में नागरिकता है, यह ब्रिटेन से लिया गया है और यहाँ पर किस तरह की नागरिकता है? यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है? एकल नागरिकता है और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका सवाल है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? मीन्स मतलब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, किसके विषय में यह बताता है? तो ये बताता है हमें नागरिकता के विषय में। कहाँ से लिया गया? जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं इस चीज़ को। भाग यानी कि पार्ट 2 कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है? कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप एंड आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से 11 तक है। हम अभी तक इतना चीज़ को जाने हैं, तो अब देखते हैं कि हम आर्टिकल को देखते हैं। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें, तो आर्टिकल 5 में जो है, किस तरह से हमें नागरिकता भारत में मिल सकती है, उस चीज़ के विषय में बताया गया है आर्टिकल 5 के माध्यम से, ठीक है? आर्टिकल 5 के माध्यम से कैसे मिल सकता है हमें? बर्थ के माध्यम से मिल सकता है, जन्म के आधार पर। हमें डिसेंट यानी कि वंश के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर भी हमें मिल सकता है, बाय डिसेंट के माध्यम से हमें मिल सकता है, ठीक है? इसके बाद हमें किस तरह से मिल सकता है, तो नेचुरलाइज़ेशन विधि से मिल सकता है, जिसे देशीकरण विधि कहते हैं या फिर इसी को प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है कि किस तरह का बाय रजिस्ट्रेशन भी हम करवा सकते हैं, कि हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। एंड एक जो होता है जो जीता हुआ क्षेत्र हमें मान लीजिए कि भारत ने किसी क्षेत्र को जीता, तो वहाँ जो भारत में उस क्षेत्र को जीतने के बाद मिलाया गया है, तो उस क्षेत्र को भी जब भारत में मिलाया गया, तो वहाँ के नागरिक भी कहाँ के नागरिक हो गए? भारत के ही नागरिक हो गए। ठीक है? तो हम 5 तरीके से आर्टिकल 5 में जो है हमें नागरिकता मिल सकता है। ठीक है? आगे फिर से हम देखने को मिलेगा आर्टिकल 5 हो गया, आर्टिकल 6 के विषय में। आर्टिकल 6 में क्या है कि 1 मार्च 1948 सॉरी 1949 सॉरी 1 मार्च 1949 से पहले जो है हमें
जो मतलब पाकिस्तान से भारत चले आए, कहाँ से कहाँ? इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से यहीं पे कन्फ्यूजन होगा। जो पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत आ गए, ठीक है? इन भारत पाकिस्तान से भारत आ गए, उनके लिए यहाँ पर नागरिकता का जो प्रावधान है, जो सिटीज़नशिप देने का प्रक्रिया है, उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो उसकी व्याख्या यही आर्टिकल 6 में की गई है, ठीक है? ये आर्टिकल 6 के विषय में जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं। नेक्स्ट इसके विषय में हम जानते हैं कि आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि जो भारत में थे पहले, भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है? जो भारत में थे वो पाकिस्तान चले गए, फिर से वापस भारत में आ गए, ठीक है? मतलब पहले इंडिया के थे, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर से वो भारत चले आए, तो इनको जो जिस तरह से नागरिकता देनी है, वो किस आर्टिकल में व्याख्या की गई है? इसको आर्टिकल नंबर 7 में इसका व्याख्या किया गया है, ठीक है? चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 8 है अब हमारे सामने। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 के बारे में जानते हैं कि आर्टिकल 8 क्या कहता है कि मतलब भारत के बाहर जो रहने वाला मतलब भारतीय है, ठीक है? उनके कुछ का मतलब उद्भव हो गया। मान लीजिए अगर किसी ने मतलब भारत जैसे है, किसी के माता-पिता भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है? और उनके बच्चों का मतलब वो भारतीय ही हैं किंतु उनके बच्चे का जन्म मान लेते हैं किसी विदेश में हो गया, ठीक है? मान लेते हैं विदेश में हो गया है, तो वो जो बच्चा पैदा लिया है, उसके माता-पिता जो कि भारतीय नागरिकता के हैं, लेकिन उनके बच्चे का जन्म जो है विदेश में हो गया है, तो वो बच्चा का भी जो नागरिकता कहाँ का होगा, वो भारतीय ही होगा। इस चीज़ का व्याख्या कहाँ किया गया है? आर्टिकल 8 में किया गया है, ठीक है? तो आर्टिकल 8 को एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 को हम फिर से देखते हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि किसी भी भारतीय जो नागरिकता भारत का जिनका है, उनके बच्चे का जन्म कहाँ हो गया? विदेश में हो गया, किसी भी देश में हो गया और वहाँ पर से क्या हो गया, माता-पिता किंतु भारतीय नागरिकता के हैं, तो वो बच्चा का जो नागरिकता होगा, वो कहाँ का होगा? वो भारतीय नागरिकता होगा, वो इंडियन सिटिज़न होगा वो। इस चीज़ की व्याख्या कहाँ की गई है? आर्टिकल 8 में किया गया है, ठीक है? इसके बाद हमारे सामने आता है आर्टिकल 9, ठीक है? आर्टिकल 9 के विषय में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित जो मतलब करते हैं ना, मतलब वो क्या कहा जा सकता है? मान लेते हैं कि मैं हूँ, ठीक है? मैं ये इंसान हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ, मुझे किसी और देश से प्रेम नहीं है। बस एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से सपोज़ दैट ये एक व्यक्ति है ए, इसने क्या किया, ये पहले भारतीय नागरिकता था, इसे मन किया कि ये जाके चाइना रूस का नागरिकता ले ले, ठीक है? ये रसिया का नागरिकता ले ले। तो ये रसिया का नागरिकता ले लेता है, तो क्या होगा कि ये आर्टिकल 9 के माध्यम से ये अपना जो है इंडिया का सिटीज़नशिप जो है खो देगा, ठीक है? मतलब अगर हम विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो हमारा भारतीय नागरिकता जो है वो स्वतः खत्म हो जाएगा। तो इसी चीज़ का जो जानकारी दिया गया है, आर्टिकल 9 में दिया गया है, ठीक है? अब आर्टिकल 10 हमारे सामने आता है, ठीक है? आर्टिकल 10 के विषय में हम अब जानते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है मतलब जो भी भारतीय नागरिक हैं, ठीक है ना? आर्टिकल 10 कहता है कि जो भारतीय नागरिकता वाले हैं, इनका नागरिकता बना रहेगा जब तक कि संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है किसी तरह का कानून नहीं बनाता है, ठीक है? किसी तरह का जब तक कानून नहीं बनाता है तब तक भारतीयों मतलब आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ये आर्टिकल 10 कहता है, ठीक है? इसके बाद आर्टिकल 11 की चर्चा अगर हम करें, आर्टिकल 11 क्या कहता है? तो आर्टिकल 11 हमारे सामने जो है नागरिकता संबंधित कोई भी कानून अगर बनाना हो, ठीक है? नागरिकता संबंधित अगर कोई भी कानून बनाना हो, तो वो कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी कोई भी कानून अगर बनाना हो, कौन बनाता है? संसद बनाता है। इस चीज़ की जानकारी कहाँ दी गई है? यानी कि पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है? इस चीज़ की जानकारी कहाँ दी गई है? तो आर्टिकल 11 का। तो आपको होप आपको समझ में आया होगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है
कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से 11। अभी हमने आप चर्चा किया आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित रखते हैं। फिर से सवाल है हमारे भारतीय संविधान का कौन-सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? मैंने इस क्वेश्चन को डाला इसलिए देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। बस इस क्वेश्चन को मैंने ये डाला है कि क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है। ये ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? ये भाग 2 में इस चीज़ की जानकारी मिलती है, ठीक है? अगला सवाल हमारे सामने आता है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गँवाने संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के तहत जो है, हम अपने नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और अपने नागरिकता को हम गँवा सकते हैं। 1955 ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के क्वेश्चन 2013 का पूछा गया सवाल है कि हम 1955 नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के तहत जो हम अपना सिटीज़नशिप गेन कर सकते हैं या फिर लॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपको होप समझ में आया होगा। ये जो है एक पहली बार तो 1955 में बनाया गया था, फिर 1986 में बनाया गया था, फिर से इसके बाद जो है 1992 में बनाया गया था, फिर 2003 में बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था, ठीक है? 2005 में बनाया गया था, इसके बाद फिर 2015 हाँ, 2015 में बनाया गया था और सबसे लास्ट में जो है 2019 में नागरिकता संबंधित कानून बनाया गया था। तो यहाँ पे सवाल क्या है नागरिकता पाने और गँवाने, नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के तहत हम ये कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? मतलब नहीं किया जा सकता है, इसको याद रखना है। क्या है? नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर निर्वाचन हो रहा है, मतलब इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, तो उस समय भी किसी का नागरिकता नहीं जा सकता है। युद्ध हो रहा है, तो उस समय भी नहीं नागरिकता जा सकता है और इमरजेंसी लगा हुआ, आपातकाल लगा हुआ है, तो उस समय भी नहीं हो सकता है। तो आंसर इसका क्या है? आंसर डी। ठीक है? कि मतलब ये सारे स्थिति जब भी बने रहेंगे ना, तो हमारा नागरिकता नहीं जाएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा, वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर देता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपना खुद खो देते हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, एग्ज़ैक्टली ये भी सही बात है। वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। तो अभी हम बताए ही थे आर्टिकल 9 के तहत कि अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसका स्वयं नागरिकता खत्म हो जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन-सी विशेषता सही है? सबसे पहला है कि राष्ट्र तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता मतलब जो राज्य तथा राष्ट्र मतलब मान लीजिए कोई स्टेट है और हमारा इंडिया, यहाँ पर कैसा दोहरी नागरिकता ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हम दोहरी नागरिकता लेंगे। यहाँ पर सही है कौन वो बताना। फिर क्या कह रहा है कि राज्य की एकल नागरिकता। आगे देखते हैं। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता एग्जैक्टली ये आंसर सही है। संपूर्ण भारत की हमारे यहाँ पर कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में है, ठीक है? भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, किसी और देश का दोहरी नागरिकता मतलब इस ये भी नहीं है, दोहरी नागरिकता हमारे भारत में है ही नहीं। ये यूपी पीसीएस 2015 का सवाल पूछा गया, तो ये क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता मतलब द सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब इंडिया में सिटीजनशिप का मतलब किसी भी तरह का उसका राइट किसके पास है कि मतलब सिटीजनशिप पे कानून बनाना या फिर कुछ उस तरह का जो कोई भी उसके विषय में निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो किसके पास पावर है? तो संसद के पास पावर है। ये हमने अभी देखा है क्या? आर्टिकल नंबर 11, ठीक है? नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 1955 में किया गया था, हमने बताया ही। सबसे पहले 1955, दूसरी बार 1986, 1992, फिर 2003, 2005, 2015 और सबसे लास्ट में 2019। इतने टाइम जो है हमारे देश में सिटीजनशिप का एक्ट जो है बार-बार करके लागू किया गया और सर्वप्रथम कब किया गया था? 1955 में। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन ये यूपीएससी 2005 का सवाल है, ठीक है? सवाल क्या है? देखते हैं।
कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 317 ए से लेकर 371 आई अंतर्दिष्ट किए गए। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। सबसे पहले देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर वो देशीकरण द्वारा मतलब नेचुरलाइजेशन के द्वारा अगर ले रहा है, तो उसकी भी नागरिकता जा सकती है। ठीक है? तो 3 नंबर मतलब क्या सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ऑप्शन नंबर 3 कट गया, तो ऑप्शन नंबर 3 कट गया तो क्या गलत हो गया? ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर क्या बच गया हमारे पास? केवल ये ऑप्शन नंबर डी बच गया है हमारे पास। तो ये ऐसा सवाल था। ठीक है? तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मतलब देखिए फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा था एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा था? भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि भारत और यूएसए में 2 स्टेट का मतलब इंडिया में क्या राज्य और कंट्री का अलग से सिटीजनशिप लेना पड़ता है? नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या होगा घूम फिर के? ऑप्शन नंबर डी। आप भी एक बार आर्टिकल 317 ए और 371 आई को देखने की कोशिश करना। मैं भी इसको देखूंगा तो इसके विषय में फिर से बताऊंगा। ठीक है? नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। देखते हैं कि कैसे निलंबित की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ये किसके विषय में कह रहा है? ये आर्टिकल 9 कह रहा है। ठीक है? आर्टिकल 9 कि वो स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर रहा है, तो एग्जैक्टली इससे हो सकता है। अब कह रहा है कि यदि वो नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो उसका नागरिकता नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये गलत हो गया। 2 अगर गलत हो गया तो ये देखिए ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन तो कट गया और 2 इसमें तो है ही नहीं, तो अब बचा ए और सी बचा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक अगर छलपूर्वक आप लेते हैं तो आपकी नागरिकता जा सकती है। तो अभी तक आंसर 1 और 3 बना हुआ है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी भी अभी तक लाइन में लगा हुआ है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का काम खत्म हो गया है। नेक्स्ट सवाल है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी नागरिकता जा सकती है। ये भी सही है। तो 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है? होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन-सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारतीय मूल का नागरिक व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष ये सवाल ना एसएससी के एक शिफ्ट में केवल ये पूछ दिया गया था कि आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा जब इंडिया का सिटीजनशिप लेना होता है तो आपको कितने वर्षों तक रहना पड़ता है? तो ये 7 वर्ष तक रहना पड़ता है। तो इसे आप याद रखना कि हमें 7 वर्षों तक रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर हमें लेना है इंडियन सिटीजनशिप तो 7 वर्षों तक हमें भारत में रहना पड़ेगा, तब हमें जाकर रजिस्ट्रेशन के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है? तो इसके द्वारा पहला सही है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिकता से विवाह किया हो, बिल्कुल सही है। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सही। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये सवाल मेरा देने का मकसद ये था कि पंजीकरण विधि के द्वारा मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा आप इंडिया का कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो, इसके विषय में बताना मेरा ये सवाल का उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल आता है हमारे सामने। नेक्स्ट सवाल है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, गलत। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, ये भी कुछ नहीं था। ये एक्चुअली इसका क्या है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, बिल्कुल सही। मतलब जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे ना, जिनकी संख्या बहुत ही कम थी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ये सब का जनसंख्या बहुत ही कम है।
तो ये जो है ना, उनको भारत में मतलब ऐसा करके उनको इंडिया का सिटीज़नशिप देना, ऐसा इसका उद्देश्य था। जो आप 2019 में मतलब वो हंगामा आपने देखा होगा, सीएए वगैरह जो आया था, एनआरसी, सीएए वगैरह आया था, तो ये वही है। ये आंसर इसका डी नंबर ऑप्शन है। ये 67th बीपीएससी 2022 का सवाल पूछा हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट सवाल है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के अंदर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो ये 21 दिन के अंदर कराना होता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 अ, आर्टिकल 7 आर्टिकल 7 में हम लोगों ने चर्चा क्या किया था कि सबसे पहले वो व्यक्ति भारत में रह रहा था, भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर भारत आ गया। तो ऐसे व्यक्तियों का जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप दिया जाएगा, वो किस तरह से दिया जाएगा? आर्टिकल 7 के द्वारा दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? उन्हें आर्टिकल 7 के द्वारा दिया जाएगा और इनको जो है 1 मार्च 1947 का होना चाहिए। एक सॉरी मैंने एक जगह पे मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ऊपर में एक जगह पे 1 मार्च 1947 1949 लिख दिया था, वहाँ पर आप ठीक करके 1 मार्च 1947 कर लेना। मेरे मुँह से वो निकल गया, 1 मार्च 1949 निकल गया था, तो आप उसे 1 मार्च 1947 कर लेना, ठीक है ना? तो ये 1 मार्च इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर यही है। 1 मार्च 1947 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता एग्ज़ैक्टली यही आंसर है। इसी चीज़ का दावा कोई भी ब्रिटेन का इंसान नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति को चाहे वो कोई भी हो, उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन एक 15 आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये जो है केवल और केवल किसको मिलेगा? ये भारतीय को ही, ये 5 आर्टिकल जो है केवल और केवल ये भारतीय को, कोई विदेशी को ये नहीं मिल सकता। तो देखिए, बिज़नेस मतलब व्यापार और बिज़नेस मतलब किसी तरह का ऑक्यूपेशन या किसी तरह का बिज़नेस करने का जो फ्रीडम है, वो कहाँ से मिलता है हमको? आर्टिकल 19 से मिलता है, ठीक है? आर्टिकल 19 के तहत इसको मिलता है और 19 आर्टिकल 19 क्या है? सस्पेंडेड है। किनके लिए सस्पेंडेड है? ये आर्टिकल 19 सस्पेंडेड है ब्रिटेन वालों के लिए, ब्रिटेन या फिर कोई भी विदेशी नागरिक जो भी है, इन सब के लिए क्या है? आर्टिकल 19 बैन है। मतलब केवल और केवल आर्टिकल 19 किनके लिए है? आर्टिकल 19 केवल और केवल इंडियन के लिए है। ऐसे कौन-कौन से आर्टिकल? 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे आर्टिकल केवल और केवल इंडियंस के लिए हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है कि प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरलाइजेशन विधि से जो है सिटीजनशिप लेने की क्या योग्यता है? इसका इसका जो आंसर देखिए, इसका जो ऑप्शन पहले हम पढ़ते हैं, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को अच्छा से ज्ञान एग्ज़ैक्टली उसे 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल ठीक है? 8th शेड्यूल में जो भी है, भाषाएँ जितनी भाषाएँ हैं, उनमें से उल जितने भी भाषा दिए गए हैं, उनमें से भाषाओं का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? ये 8th स ये वाला सही पहला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ भारतीय नागरिक नहीं बन सकते, मतलब पाकिस्तान-वकिस्तान का नहीं होना चाहिए वो, ठीक है? मतलब जो शत्रु देश है, वहाँ का नहीं होना चाहिए। शत्रु देश में कौन-कौन? जिससे भारत का युद्ध हुआ है, पाकिस्तान, चाइना ये सब देश का नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश, नेपाल इन सब देश का नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली उसका जो कैरेक्टर हो अच्छा हो, मतलब ये ऑप्शन डी यानी कि सभी चाहिए ये प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सारे क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है और ये आज का अंतिम सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित किया गया? मतलब नागरिकता संशोधन मतलब सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पार्लियामेंट में कब पारित किया गया? तो इसको जो है 11 दिसंबर 2019 को संसद से इसे पारित करवा लिया गया। सॉरी रेड पेन ले लूँ, फिर ब्लैक ले लो। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 2019 है और इस पर जो राष्ट्रपति का साइन हो गया था 12 दिसंबर 2019 को इस पर जो है 12 दिसंबर 2019 को जो है राष्ट्रपति का साइन हो गया था। ठीक है? तो इस चीज़ के विषय में हमें जानकारी होना चाहिए कि
11 दिसंबर 2019 को जो है ये विधेयक पारित किया गया पार्लियामेंट में, और इसको राष्ट्रपति द्वारा साइन कब कर दिया गया? 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है? ये थे 20 सवाल जिसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और इस 20 सवाल के माध्यम से आशा करते हैं कि आप सभी को ये पूरा चैप्टर इंडियन सिटीजनशिप जो है ज्ञात हुआ होगा, समझ में आया होगा, और ये था एक रैपिड रिवीजन राउंड था। इस माध्यम से, क्योंकि अभी आने वाले एमटीएस, सीएचएसएल, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, ये सारे एग्जाम में आने वाले यहाँ से सवाल पक्का फंस जाएंगे। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए, हम ये रैपिड रिवीजन कंटिन्यू रहेगा। अभी ये पॉलिटी का मैंने किया है, आगे हिस्ट्री का भी आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का भी आपको देखने को मिलेगा, आपको अन्य सारे सब्जेक्ट का देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। अगर आपको किसी भी तरह से यह वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है? अपने दोस्तों के माध्यम से। चलिए, फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।